नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। आज मकर संक्रांति है और इसी के साथ हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत भी हो गई है। आज यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के स्नान के साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ मकर संक्रांति के स्नान से लेकर 27 अप्रैल की चैत्र पूर्णिमा तक चलेगा और इस बार हरिद्वार में 12 साल की बजाय 11 साल में ही महाकुंभ लग रहा है, जिसे काफी अद्भुत भी माना जा रहा है। पिछली बार 2010 में हरिद्वार में महाकुंभ लगा था और महाकुंभ के लिए हर की पौड़ी से लेकर पूरी कुंभ नगरी को तैयार किया गया और इस बार कुंभ का आयोजन ग्रीन क्लीन कुंभ की थीम पर आधारित है। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण पर जोर रहेगा। इसके तहत कुंभ के दौरान बिजली का कम से कम और सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की योजना है और प्रयागराज में भी लोग सुबह सुबह नदी में डुबकी लगा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे सहयोगी हरिद्वार में मौजूद हैं रवीश रंजन शुक्ला। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रवीश, आप हरिद्वार में मौजूद हैं, महाकुंभ शुरू हो गया है और मकर संक्रांति का स्नान है। किस तरह की रौनक है वहां पर और कोरोना चल रहा है, ऐसे में देखते हुए क्या खास तैयारियां वहां पर इस बार आप देख रहे हैं? जो लोग डुबकी लगा रहे आ रहे हैं तो क्या उनसे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है? क्या कुछ जानकारी? आज देखिए जया, ये है, आप देख सकते हैं कि हरिद्वार के हर की पौड़ी की तस्वीर है और यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर मकर संक्रांति का पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जहाँ तक बात कोरोना की है तो अभी तक फिलहाल कोई इस तरीके की गाइडलाइन नहीं जारी की गई है प्रशासन की तरफ से कि नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है या नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ पर जो एक आध्यात्मिक पर्व मनाने के लिए आते हैं तो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काफ़ी यहाँ पर भीड़ भी है। सुबह से कड़ाके की ठंडक पड़ रही है लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार बढ़ रहा है धीरे धीरे दिन के बढ़ने के साथ में ही। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि 11 मार्च जो पहला शाही स्नान है उससे जो है वो महाकुंभ की आधिकारिक जो है वो एक तरीके से शुरुआत होगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो कि पहला स्नान है ये, तो इसके वजह से आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। और ये कहा जा रहा है कि वैसे तो 12 साल के बाद में आता है कुंभ, लेकिन जो नक्षत्रों की गणना के मुताबिक 11 साल में ही जो है वो हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं। कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आए? चमोली जिला से। चमोली जिला से? तो कड़ाके की ठंडक पड़ रही है, इतनी दूर से आप आए हुए हैं स्नान करने के लिए यहाँ पे? बिल्कुल सही है सर। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम सारे श्रद्धालु हैं। हम कुछ और श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं इटावा विजयनगर से आया हूँ। अच्छा, हाँ। बड़ी दूर से चल के यहाँ पे आप स्नान करने के लिए आए हुए हैं पूरे परिवार के समेत? हाँ, पूरे परिवार के साथ आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये आप देखिए कि ये हर की पौड़ी घाट की ये तस्वीर है और तमाम सारे लोग यहाँ पर जो है वो महाकुंभ का जो पहला स्नान है उसको करने के लिए आए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भीड़ को कम करने की जरूर कोशिश की गई है। हर की पौड़ी में बहुत ज़्यादा लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, उनको अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। दिख रहे हैं जिस तरह से रवीश, यहाँ कोरोना काल भी चल रहा है और लग रहा था कि शायद थोड़ी भीड़ भाड़ कम होगी, लेकिन अच्छी खासी संख्या में लोग दिख रहे हैं और सुबह का वक्त है। आप जाते जाते ये भी बताइए, आपने भी कुछ डुबकी लगाई या नहीं इतने सर्दी में? महाकुंभ शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल जय, क्योंकि दिल्ली से हम लोग आ रहे थे तो घना कोहरा था तो इसकी वजह से थोड़ा सा देर हो गए हम लोग। तो अभी थोड़ी देर के बाद में हम लोग भी जो है वो डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे और ऐसा आध्यात्मिक पर्व को हर्षोल्लास के साथ हम भी मनाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबर का। शिवराज सरकार के तमाम आश्वासन के बावजूद राज्य में अवैध खनन जारी है। अब प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पर आरोप है कि वन विभाग के कब्जे से वो अवैध खनन में शामिल गाड़ियों को छुड़ा ले गई। वहीं वनपाल ने मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। बड़गौंदा वन चौकी में एक जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरे उपकरण अवैध तरीके से मुरम के खनन के आरोप में जब्त करके रखे गए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
लेकिन आरोप लगा कि 11 जनवरी की रात पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और उनके समर्थकों ने चौकी में घुसकर जबरन जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली और ड्यूटी पर मौजूद गार्डों को धमकाया। माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और उनके कार्यकर्ता ये आए और जेसीबी उनको डरा हमारे जो कर्मचारी थे उनको डरा धमका के और जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली मैं ट्रैक्टर के यहां से निकाल कर ले गए। मंत्री का कहना है शिकायत गलत है। उनके समर्थक अपने खेत की मिट्टी से सड़क समतल कर रहे थे, वहीं कांग्रेस मामले में हमलावर है। मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहां अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीबी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उस मार्ग से संध्या के वक्त अपना पाठ करते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान कर गई। उषा ठाकुर जी ने जो ये कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है। वो विधानसभा सदस्य पहले है। विधानसभा कानून बनाने वाली संस्था है, बहुत ही गरिमामयी संस्था है, उनकी सदस्य है और फिर वो उस क्षेत्र से सदस्य है जहां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। एक मंत्री रहते हुए अगर इन्हें कार्य किया तो मैं शिवराज सिंह चौहान से मांग करता हूं कि जब वो गुंडा बदमाशों को चैलेंज करते हैं, ये कृत्य कौन सा है। इस मामले में वन विभाग के आवेदन के बावजूद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में मंत्री का इस्तीफा मांगा है। वन विभाग कह रहा है कि इस मामले की जांच अब पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोतवाल किसी मंत्री की जांच कर सकता है, वो भी तब जब इस मामले में प्रकरण तक दर्ज नहीं हुआ हो। इंदौर से हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। सोचिए अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के गोंडा जिले की पुलिस लाइन में एक सिपाही ने अपनी जूनियर महिला सिपाही का बलात्कार किया। महिला सिपाही का आरोप है कि किराए पर मकान दिखाने के बहाने उसने उसे अपने क्वार्टर पर बुलाकर यह घिनौना अपराध किया। आरोपी सिपाही के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला सिपाही दूसरे शहर की रहने वाली है। उसे गोंडा में किराए के मकान की जरूरत थी। उसका इल्जाम है कि उसके साथी सिपाही ने उसे फोन कर बताया कि किसी ने उसे एक मकान की जानकारी दी है, वो आ जाए तो उसे ले जाकर दिखा देगा। महिला सिपाही का इल्जाम है कि वहां उसने उसके साथ रेप किया। हम 10 तारीख को गए थे। अंकित राय नाम का लड़के का फोन आया था कमरा दिखाने। जब कमरा दिखाने के लिए हम गए तो अंकित राय ने अपना कमरा में दस्ती हमको घसीट ले गया। हमारे संग अंकित राय ने जबरदस्ती करी तथा हमारा मुंह दबा लिया। जब हम बहुत मुश्किल से छूट के भागे तो जान से मारने की धमकी दी। हमारे साथ उसने रेप किया। महिला सिपाही का कहना है कि वो इस वारदात से इतना डर गई कि उसने इसकी किसी को जानकारी नहीं दी। जब उसने अपने घर वालों को फोन कर आप बीती बताई तो उसकी मां और भाई उसके पास पहुंचे। उनके कहने पे उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। हम इस पर बहुत डरे से हम बैठ गए। फिर हमने अपने घर वालों को फोन कर बुलाया। हमने इसकी जानकारी एसएसपी ऑफिस में, आईजीआरएस में, सीएम में, योगी में, सब में जानकारी इसकी जाके दी है। इतने दिनों से परेशान है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के लोग विभागीय मामला होने और पुलिस की बदनामी की वजह से इस मामले में फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। पुलिस लाइन में तैनात एक महिला आरक्षी द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें उसके द्वारा एक दूसरे कांस्टेबल को आरोपित किया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और जब तहरीर दी तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ और चूंकि विभागीय दोनों है और इसका तत्काल जो कार्रवाई है वैधानिक वो की जा रही है। अपराध तो समाज में होते ही रहते हैं, लेकिन जब उस अपराध का आरोप पुलिस के ऊपर लगे और जब वो अपराध पुलिस के घर में हो तो पुलिस के ऊपर से समाज का भरोसा टूटता है। गोंडा में अनुराग सिंह और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
बात बिहार की। पटना के एक वीआईपी इलाके में मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। लेकिन सहयोगी बीजेपी के ही 2 सांसदों ने इसे लेकर नीतीश कुमार से सवाल किए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं और उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। ये वो बातें हैं जिसे तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ कही थी। मंगलवार शाम पटना के पूना ईचक इलाके में रुपेश कुमार जब इस गाड़ी से अपार्टमेंट के गेट के अंदर जाने वाले थे तब उनकी हत्या कर दी गई। मंगलवार को दिन भर रुपेश पटना एयरपोर्ट पर कोरोना के वैक्सीन के आने पर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ काफी सक्रिय थे। अभी तक के अनुसंधान में जो प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात सामने आई है उससे ये पता चलता है कि ये घटना निश्चित रूप से और विशुद्ध रूप से हत्या के उद्देश्य से की गई है और इसमें पेशेवर अपराध कर्मियों के हाथ रहे हैं। मृतक छपरा जिला के रहने वाले थे और यहाँ पर एयरलाइंस व्यवसाय से जुड़े थे और कई लोगों से उनके संपर्क थे, तो इसलिए घटना के उद्देश्य तक पहुँचने के लिए हम सभी पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं। रुपेश, जिन्हें कमोबेश बिहार के सभी राजनेता, अधिकारी और पत्रकार जानते थे, उनकी हत्या के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के 2 सांसद गोपाल नारायण सिंह और विवेक ठाकुर ने सीबीआई जांच की मांग की, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा, क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था, जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? अगर विभाग नहीं समझ रहा तो किसी और को दे दें विभाग, गृह विभाग। इस घटना का अंजाम जो हो, लोगों में अब नीतीश कुमार के बारे में धारणा यही बन रही है कि विधि व्यवस्था पर उनकी बैठक का अपराधियों पर कोई असर नहीं होता। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले के गलसी इलाके में बुधवार को जमीयत उलेमा की तरफ से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी मौजूद थे। उलेमा समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को रोककर प्रदर्शन किया और ऐसा करने से मना करने पर प्रदर्शन कर रहे लोग सिद्दीकुल्ला के समर्थकों से भिड़ गए। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की घुसपैठ की एक और साजिश को नाकाम किया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को कठुआ में आतंकियों की घुसपैठ के लिए सीमा पार से बनाई गई सुरंग मिली है। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार सुबह एक ऑपरेशन के दौरान बोबियान गांव में इस सुरंग का पता चला। पुराने लग रहे हैं, किसी के ऊपर मार्किंग 2016-17 की भी है। बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन की इस पहली खेप को यहां पर पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुबह से ही वैक्सीन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तैयारियां की गई थी। वैक्सीन आने के बाद इसे वैन में रखा गया और स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लेकर राज्य के स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। राज्य के 3 और शहरों में इस वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है, जहां से इसे दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट को देखते हैं। हवाई जहाज से उतारकर इस इंसुलेटेड वैन में तापमान को बनाए रखते हुए वैक्सीन को भोपाल में वैक्सीन सेंटर तक लाया गया। फिर जिलेवार इनके बॉक्स तैयार हुए। मंत्री निरीक्षण करते रहे। राज्य में 302 जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में लगभग 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। वो खुश हैं, कहते हैं उन्हें कोई डर नहीं। अब वैक्सीन आ गई तो हम उससे टेंशन फ्री हो गए कि कम से कम इसे ही हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। तो वैक्सीन लगवाएंगे आप? बिल्कुल लगवाएंगे। कोई अब डर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमसे रशीद हो गया, वैक्सीन आ गया। इसका टेम्परेचर उनको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है और 16 तारीख को इनको लगाना है। भोपाल संभाग के लिए 94,000 डोज हमें कोविड-19 वैक्सीन का मिला है और इसका वितरण 8 जिलों में, संभाग के 8 जिलों में वैक्सीन वैन के माध्यम से कोल्ड बॉक्स में 2 से 8 डिग्री तापमान में
परिवहन कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है वैक्सीन लगवाने वालों को आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। किसी प्रकार की परेशानी आने पर बेड, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध रहेगी। ड्यूटी के दौरान तैनात डॉक्टर्स के नंबर भी डिस्प्ले बोर्ड पर लगेंगे। हमारा ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल हुआ। 4.5 लाख लोगों को लगभग हमें वैक्सीन लगानी है पहले चरण में, जिसमें हमारे शासकीय और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर हैं। 302 स्थानों पर ये हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा। 5 दिन में हम पूरा करेंगे। लगभग 4.5 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। भोपाल में ऐसा कोई हब होगा कि जहाँ से जिलों को वैक्सीन जाएगी? अलग अलग स्थानों पर हैं, अलग अलग स्थानों पर इसको स्टोरेज की व्यवस्था है और फिर ट्रांसपोर्टेशन की। फिलहाल राज्य में कोविशील्ड पहुंची है, हालांकि बाकी के चरणों में कोवैक्सीन भी राज्य में भेजी जाएगी। एक दिन में एक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले और दूसरे डोज के बीच में 28 दिनों का अंतर होगा। अगर कहीं तापमान में गिरावट आती है तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। सरकार पूरे मामले में ऐप के जरिए निगरानी भी रखेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।